Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राकृतिक संसाधन के अंदर जल है। ये बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी बुक में से लिया गया लेसन है। हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे थे कि कौन कौन से नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत हैं। उन्हीं के अंदर आज हमारा टॉपिक है जल। आप लोग अच्छे से पता है आप लोगों को कि जल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। मनुष्य का चाहे वो कृषि हो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे दैनिक घरेलू कार्यक्रम हो या मनोरंजन हो, आदि सभी के लिए पानी की विशेष आवश्यकता होती है। हम यदि बिना जीवन हम ये सोच ले कि साहब जल को हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो हमारा जीवन उसी क्षण खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर जल बहुत है, लेकिन 70.8% भाग तो समुद्रों से ही ढका हुआ है। अब आप सभी जानते हो कि समुद्रों के अंदर खारा पानी होता है और वो पीने लायक नहीं होता है। पृथ्वी पर कुल जल का मात्र 2% भाग ही स्वच्छ जल के रूप में काम आता है, जिसमें से भी अधिकांश भाग तो ग्लेशियर, ध्रुवीय बर्फ इत्यादि के रूप में पाया जाता है। केवल 0.007% जल ही मानव के उपयोग के लिए काम आता है। जल होने को तो एक नवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि इसमें साइकिलिंग होती है। वर्षा का जो सिस्टम होता है, जल चक्र और वर्षा चक्र दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन मनुष्य वर्तमान समय में जो अपनी गतिविधियां दर्शा रहा है, पानी का जिस हिसाब से वो अत्यधिक दोहन कर रहा है या उसको प्रदूषित कर रहा है, इस प्रक्रम को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में जल भी एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न होगा। चूंकि हम दौसा के निवासी है तो मैं बता दूं, राजस्थान के उन जिलों में से दौसा भी एक अपना अच्छा स्थान रखता है जहां पर जल की विकट समस्या है। यहाँ जमीन तो काफ़ी है, लेकिन जल न होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी काफ़ी कम है। इवन देन लोग बागों को पीने के पानी के लिए भी दौसा जिले हेडक्वार्टर में टैंकर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या कारण रहे, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जल की कीमत की, जल की महत्ता की। तो जिन कारणों से जल के कमी हो रही है उनमें कुछ प्रमुख है, जैसे जल का प्रदूषण। भिन्न भिन्न माध्यमों से हम जल को प्रदूषित करते हैं, जिसके फलस्वरूप जो जल हमारे लिए कम मात्रा में है वो और कम मात्रा में उपलब्ध रहता है। दूसरा एक अत्यधिक दोहन। जल का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इसके फलस्वरूप भी जल एक विकट समस्या के रूप में सामने आया है। यदि हम इसका संपोषित उपयोग करें, संपोषित का मतलब है जितनी आपको आवश्यकता है उतना आप कर लो, तो ये एक समस्या न रहकर एक सुविधा भी बन सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में व तीव्र गति से दोहन करने तथा जल के स्रोतों के रिचार्ज के रास्ते रोकने से इस स्रोत की मात्रा व गुणवत्ता में कमी आई है। जल के भूमिगत स्रोतों का तेजी से दोहन होने से देश के अधिकांश भागों में भूजल स्तर तीव्रता से घट रहा है, पानी खींचने में अधिक व्यय हो रहा है तथा ये स्रोत समाप्त हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त नदियों व तालाबों के जल का दोहन भी तीव्रता से हो रहा है, जिसके कारण जल की मात्रा घट रही है तथा जो जल इनमें बचा हुआ है वह बढ़ते प्रदूषण के कारण धीरे धीरे अनुपयोगी हो रहा है। अब एक बात मैं आपको छोटी सी बताता हूँ। जब शहर के अंदर बरसात होती है तो शहर के लोग ये कहते हैं, अरे यहाँ पानी क्यों गिर रहा है, ये खेतों में गिरे ताकि कम से कम कुछ काम तो आए। अब शहर के लिए ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि शहर में गिरा हुआ पानी नालियों के माध्यम से होता हुआ सीवरेज में चला जाता है। सीवरेज में जाने के फलस्वरूप वो गंदगी, कीचड़ इनके साथ मिलकर वो पानी पीने लायक अवस्था में नहीं रहता है और बाढ़ जैसी विकट समस्याओं को फेस करता है। तो हमें चाहिए कि जो हम मकान बना रहे हैं उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कंसेप्ट लागू हो, क्योंकि हम जमीन में से पानी बोरवेल की सहायता से खींचते हैं। अब आप जितना पानी वहाँ से खींच रहे हो, यदि वो पानी उसी ज़मीन में वापस नहीं जा रहा है तो आपका वाटर सिस्टम रिचार्ज नहीं होगा। धीरे धीरे आपको ये समस्या आ जाएगी, आपको बोर और गहरा कराना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं है और गहरा कराओगे तो उसका अत्यधिक दोहन होगा, जिसके फलस्वरूप जल में अपने आप कमी आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हमारे घर में इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप बरसात से आया हुआ पानी सीधे जमीन के अंदर जा सके,
ताकि यही पानी हम कालांतर में पुनः बोरवेल के माध्यम से उठा सके। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक विश्व के पिछड़े, विकासशील व अधिक जनसंख्या वाले अनेक देशों में पानी की भारी कमी हो जाएगी। इन्हें जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था व वैकल्पिक ढांचागत सुविधा तैयार करनी होगी। इन देशों की सूची में दक्षिण अमेरिका के देश, अफ्रीकी देश, दक्षिण चीन तथा भारत भी शामिल है। जल के कारण अनेक विवाद, मुकदमे और आंदोलन हुए हैं तथा इनके बढ़ने की प्रबल संभावना है। अक्सर ये कहा जाता है कि यदि कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो उसका मेन मैटर वाटर ही होगा। अब जो लड़ाई होगी वो जल के ऊपर ही होगी। नेक्स्ट है वन्य जीव। वन्य जीव भी जल व जीवों की तरह एक वनों की तरह प्राकृतिक संसाधन है। इनकी आवश्यकता, वर्तमान स्थिति व संभावित भविष्य के विषय में हम वन्य जीव में एक अलग चर्चा भी करेंगे। सॉइल है, सॉइल भी हमारे एक नेचुरल रिसोर्सेज है, चट्टानों के शरण से बनती है। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण करती है। इन्हीं में पौधा ग्रो करके हमें फल प्रदान करता है। यदि मृदा उस जगह से हट जाएगी तो वहाँ कटाव, शरण आदि विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। अतः हमें मृदा को भी प्रदूषकों से बचाना चाहिए। इसी में एक कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। मैं इसका मोटा मोटा सारांश आपको बताता हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विकास इस तरीके से करो कि पर्यावरण को हानि ना हो, या फिर दीर्घकालीन पर्यावरण की संभावनाएं। हमें ऐसा विकास करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण लंबे समय तक वैसा का वैसा बना रहे। स्वपोषित विकास या प्राकृतिक संसाधनों के स्वपोषित प्रबंधन का आशय है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करते हुए इस प्रकार करना कि आवश्यकताएं वर्तमान ही नहीं अपितु अनंत काल तक पूर्ण होती चली रहे। सस्टेनेबल डेवलप की अवधारणा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने 83 में प्रस्तुत की थी। इस कमीशन का इसके अध्यक्ष प्रोफेसर हर्लेम स्टैंड के नाम से ब्रंडलैंड कमीशन भी कहा जाता है। कमीशन संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित तथा इसकी पृष्ठभूमि में 1972 का स्टॉकहोम का सम्मेलन, रियो सम्मेलन का आधार बना। इस कमीशन की रिपोर्ट 87 में हमारा साझा भविष्य, हमारा कॉमन फ्यूचर नाम से प्रकाशित की गई। स्वपोषित विकास की अवधारणा में स्वपोषित विकास के 3 स्वतंत्र परंतु परस्पर सहयोगी स्तंभ माने गए। ये स्तंभ है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण रक्षा। यूनेस्को ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी ने सांस्कृतिक विविधता को मानव के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण माना जैसे कि प्रकृति के लिए जैव विविधता है। इस घोषणा के साथ स्वपोषित विकास में सांस्कृतिक विविधता चौथा नीतिगत क्षेत्र है। कहने का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो और हमारे एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन भी चलता रहे। स्वपोषित विकास या प्रबंधन का आशय है कि हम अपनी जरूरतों को इस तरीके से पूरा करें कि भावी पीढ़ियों द्वारा उनकी जरूरत पूरे करने की गुंजाइश भी बनी रहे। हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, समाज का विकास हो, व्यक्ति व राष्ट्र का आर्थिक विकास हो तथा पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। विकास इस तरीका की हो कि वह सभी को लाभान्वित करे तथा किसी सामाजिक वर्ग के लिए नहीं हो, यानी इक्विटेबल हो। विकास का तरीका पर्यावरण के लिए सहनीय हो। पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास की जो विधि सुझाई जाए वह इतनी महंगी न हो कि उसे कोई अपना ही न सके, अर्थात वह आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक भी हो। स्वपोषित विकास की तुलना एक अन्य प्रस्तावित मॉडल ग्रीन डेवलपमेंट से भी की जाती है। हरित विकास भी इसी तरह की अवधारणा है, परंतु इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच संतुलन न होकर पर्यावरण रक्षा पर अधिक बल दिया गया है। स्वपोषित विकास के लिए बहुत सक्षम व दूरदृष्टिपूर्ण योजनाकारों की आवश्यकता है। यह कार्य सिर्फ रुपयों, योजनाओं व उनके लाभों की गणना से ही नहीं हो सकता जैसा कि अब तक अर्थशास्त्री करता है। इसके अधिक अनेक क्षेत्र आते हैं तथा इसके लिए अनेक कोणों से विचार आवश्यक है। यहाँ कुछ इसके उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे कृषि, उद्योग, वन, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, क्षमता विकास, आपदा प्रबंधन, जनसंख्या, सूखा व मरुस्थलीकरण, खपत व उत्पादन का अध्याय, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सस्टेनेबल टूरिज्म, समुद्र, झीलों व भूमि का उचित प्रबंध, निर्णय लेने हेतु समेकित व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय नियम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। स्वपोषित विकास हेतु यदि एक देश के पास तकनीक है तो इसे दूसरे देशों को निःशुल्क या कम खर्चे में उपलब्ध करवाए। इस प्रकार इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए
हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट देख सकते हैं। विकास ऐसा हो कि वो बहुत अच्छा हो, दीर्घकालीन हो, लेकिन इस विकास से हमारे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि पर्यावरण की इसमें भागीदारी है तो वो पर्यावरण की भागीदारी भी संपोषित माध्यम में हो, इस तरीके से भागीदारी हो कि पर्यावरण को अधिक नुकसान न पहुंचे और पर्यावरण रिन्यूएबल कंडीशन में वापस आ सके। आज के हमारे वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन के अध्याय को पूर्ण किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।